क्लास 12th के इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये जो वीडियो सीरीज जो आप देख रहे हैं, जो चल रही है इस समय, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के ऊपर आधारित है। हमारा लक्ष्य है कि आप 70 में 70 नंबर लाएं, ठीक है, और आप रिटर्न में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आएँ, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे। आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जो पहला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या विस्फोट क्या है? आप देख रहे हो आबादी लगातार बढ़ रही है। जो आबादी लगातार बढ़ेगी तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। तो उसके साइड इफेक्ट क्या है? भोजन की कमी, जल की कमी, आवास समस्या, वायु की सांस लेने की दिक्कत, बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सब परिणाम है किसके? जनसंख्या विस्फोट के। ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं। तो वातावरण को जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंच रही है किसके कारण मिल रही? जनसंख्या विस्फोट के कारण। तो जनसंख्या विस्फोट कहते हैं किसे? सुन लीजिएगा, किसी भी निश्चित समय निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या का उस स्तर तक बढ़ जाना कि वहां पर स्थित प्राकृतिक संसाधनों का अभाव हो जाए, कमी हो जाए, इस स्थिति को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र जनसंख्या का उस स्तर तक पहुंच जाना कि वहां पर स्थित प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होने लगे, इस स्थिति क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। भाई, जनसंख्या विस्फोट की क्या क्या कारण हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? तो कारण नंबर 1 है शिशु मृत्यु दर में कमी, कामा मातृ मृत्यु दर में कमी, और क्या चीज भैया? अशिक्षा। ठीक है, ये फिलहाल हटा देना चाहिए था क्योंकि शिक्षित लोग भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अशिक्षा, उसके बाद बाल विवाह। बाल विवाह मुख्य कारण है। कम उम्र विवाह अधिक संतान पैदा करने के कारण हो जाता है बाल विवाह। उसके बाद है पुत्र की चाह। इसके बाद है सामाजिक मान्यताएं। इसके बाद है सामाजिक कुरीतियां। यही सब कारण है जो जनसंख्या को बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्प्रभाव दिखेंगे? दुष्प्रभाव कौन कौन दुष्प्रभाव दिखेगा आपको जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट के? पहला नंबर आप दिखेगा बेरोजगारी, भोजन की समस्या, भोजन की समस्या। इसके बाद आवास की समस्या, आवास। इसके बाद निर्धनता, निर्धनता। उसके बाद आवास समस्या, जल की समस्या, शिक्षा की समस्या। इसके बाद चिकित्सा सेवा की समस्या। तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। इस पे लगाम कैसे लगाया जाए? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन। बता दें आपको, भारत मात्र एक ऐसा देश है जो 1951 में इस पे कार्य शुरू किया था और 1951 में ही भारत ने अच्छा सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, जिसको बाद में अभी परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें एक माँ और उसके शिशु की देखभाल की सारी व्यवस्था की जाती है। परिवार नियोजन क्या है कि किसी भी अपने परिवार को सीमित रखने की जो प्रक्रिया है, वही क्या है? परिवार नियोजन है। ठीक है, इससे इस अंतर्गत
इससे अंतर्गत भारत सरकार ने स्लोगन दिया कि हम दो हमारे दो। ये परिवार नियोजन का ही एक स्लोगन है और भारत परिवार कल्याण आयोग इसको देखता है और इसके द्वारा ही जच्चा बच्चा दोनों पे को जो योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर लागू की गई हैं। परिवार नियोजन की क्या कौन विधियां हैं? परिवार नियोजन की बता दें आपको, 2 विधियां हैं। अस्थायी विधि, अस्थायी विधि वे हैं कि जिनका प्रयोग होने से परिवार नियोजन या बच्चे गर्भधारण से बचा जा सकता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सफल नहीं है। ठीक है, अस्थायी विधियों में जैसे एक है, इसमें अस्थायी विधियों में प्राकृतिक विधियां हैं। प्राकृतिक विधियां, प्राकृतिक विधियां का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से वह विधियां जिनका प्रयोग करके गर्भधारण से बचा जा सकता है कि मासिक चक्र के प्रारंभ होने के 7 दिन पहले 7 दिन बाद जन्म करने पर गर्भधारण होने की संभावना रहती है, इस काल में जन्म नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर है निरोध का प्रयोग करना चाहिए जिससे गर्भधारण नहीं होता है। तीसरा नंबर है कॉपर्टी लूप होता है, इसका प्रयोग करना चाहिए। ये भारत में सबसे अधिक प्रचलन में है, जिसके कारण शुक्राणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते और गर्भधारण नहीं होता। अगला नंबर है जेली है, उसके बाद और जेल है, क्रीम है, फोम है, आदि का प्रयोग करके हम शुक्राणु को गर्भाशय फैलोपियन नलिका तक पहुंचने से रोक सकते हैं। ये पहले मर जाएंगे जिससे गर्भधारण नहीं होगा, लेकिन हाँ ये 100% सही विधि नहीं है, हो सकता है गर्भधारण हो भी जाए। अगला नंबर आता है स्थायी विधियां, वह विधियां जिनका प्रयोग करने से गर्भधारण की कोई संभावना नहीं होती। ये 2 प्रकार की हैं, याद रखना। नर में नसबंदी, ठीक है। नर में नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। नर नसबंदी में शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिसके कारण जन्म के पश्चात शुक्राणु का उत्सर्जन नहीं हो पाता और गर्भधारण नहीं होता। ठीक है। और एक है मादा में नसबंदी। मादा नसबंदी में क्या करते हैं? इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया मादा के अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिसके कारण गर्भधारण नहीं होता। यह विधि भी स्थायी विधि के अंतर्गत आती है। तो ये स्थायी और अस्थायी विधियों में बता दिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले दिन तरफ एसटीडी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग वह रोग जो जन्म के द्वारा ही एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं, उसे एसटीडी कहते हैं। वह रोग जो जन्म के द्वारा ही एक स्वस्थ व्यक्ति मतलब रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एसटीडी कहते हैं। जैसे सुजाक, यह बैक्टीरियल रोग है, वायरल विषाणु जनित रोग है, जिसमें जन्म मार्ग में दाने पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसी स्थिति में गर्भपात होने की संभावना रहती है। इसे सुजाक या गोनेरिया नाम से भी जानते हैं। एड्स तो आप लोग जान ही रहे होंगे। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये चाइल्ड कारण होने वाला रोग है
और इसमें HIV हमारे शरीर में उपस्थित T4 को इसका हम भक्षण कर लेते हैं, जिसके कारण मनुष्य के रोगों लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे मनुष्य के अंदर रोगों लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और इसकी जांच एलिजा टेस्ट के द्वारा होती है, और इसकी जांच 3 माह से 10 माह के पश्चात ही हो सकती है। 3 माह से 10 माह की हो सकती है। कभी कभी इसके प्राथमिक लक्षण दिखाई देते, कभी कभी दिखाई नहीं भी देते हैं। ठीक है, हम लोग और आगे चर्चा करते हैं, अगले हेडिंग तरफ बढ़ते हैं। एड्स के बाद अगला नंबर है उपदंस। ये भी एसटीडी है, ये भी एक यौन संचालित रोग है। उपदंस में भी जन्म मार्ग मैदान में हो जाते हैं, और सही से इलाज न करने पर यह और समस्याओं को जन्म देता है। ठीक है, अब अगले हेडिंग तरफ बढ़ते हैं हम लोग। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब चिकित्सकीय सगर्भता समापन। बता दो आपको, पहले इस पर रोक लगी हुई थी, बाद में सरकार ने 1979 के बाद इसको चालू किया। उसके बाद इसमें होता क्या है कि यदि किसी भी कारण से जच्चा बच्चा दोनों खतरा हो, या माँ की जान कोई खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में गर्भपात कराया जा सकता है। इसी को MTP कहते हैं। यह 12 सप्ताह तक सेफ है। 12 सप्ताह तक गर्भपात कराने पर कोई भी समस्या माँ को नहीं होती। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? सगर्भता समापन, चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहते हैं। हाँ, इसमें माँ की रजामंदी होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिकित्सकीय सगर्भता समापन के बाद अगली हेडिंग पर एक हेडिंग है, बहुत फेमस है, गिफ्ट। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस स्थिति में जिन स्त्रियों के अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता, या किसी पुरुष में शुक्राणु की संख्या वीर्य में कम होती है, ऐसी स्थिति में शुक्राणु और अंडाणु को शरीर के बाहर निषेचित किया जाता है। निषेचित करके यूग्नस का निर्माण होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को IVF कहते हैं, तथा इस प्रकार बने शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। जब इनकी कोशिका 8 होती है तो इसे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसे जिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर आता है गिफ्ट। बहुत फेमस क्वेश्चन है, गिफ्ट। ठीक है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ऐसी स्त्रियां जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता, उनके शरीर में अंडाणु नहीं बनते हैं, तो उनके शरीर में बाहर से किसी महिला के अंडाणु का प्रयोग, अंडाणु को फैलोपियन नलिका में पहुंचाया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? जिफ्ट कहते हैं। अगली हेडिंग आती है IVF। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये तकनीक देखो आने वाले समय बहुत ज़्यादा ही, अभी भी बहुत प्रचलन में है, और बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। निसंतान या निसंतानता से ग्रसित या पीड़ित जो दंपति हैं, जिनके शरीर में अंडाणु नहीं बन पाते हैं, या किसी भी पुरुष के शरीर में शुक्राणु की संख्या जो है कम होती है, तो वह इसका सहारा लेते हैं। इसमें माता के अंडाणु या दाता स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु को लेकर शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाता है। निषेचन कराने के पश्चात
1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 16, 16 से 32 कोशिकाएं जब हो जाती हैं तो उन्हें फैलोपियन नलिका में, या 8 कोशिकाएं हो जाती हैं उन्हें फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को IVF कहते हैं। इस प्रकार बने संतान को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार बने संतान को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कोई हेडिंग मेरे हिसाब से बच नहीं रही है इस लेसन में, तभी हम लोग कुछ देखने का प्रयास करते हैं। कोई हेडिंग तो अच्छी नहीं है। ठीक है, परिवार नियोजन हो गया, और तो कोई यूँ संचालित आगे बता दिया, गिफ्ट गिफ्ट बता ही दिया है। ये हम तो भैया पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद MMR याद रखना, मदर मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर अगर घट जाएगी जनसंख्या स्फोट हो जाएगा, हो ही रहा है अभी। ठीक है, एक हेडिंग है उल्ब वेधन। उल्ब वेधन याद रखना कि जब जन्मजात या आनुवंशिक रोग असामान्य उपापचयी अवस्थाओं की जानकारी के लिए जाता है, इसमें क्या करते हैं? उसके शरीर से कोशिका निकाल के चेक करते हैं इसमें क्या डीएनए है, किस प्रकार के। ठीक है, तो ये आपका रहा कंप्लीट लेसन। जनसंख्या स्फोट, STD, IVF, परिवार नियोजन, स्थायी विधियाँ, अस्थायी विधियाँ, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा इस लेसन से। ठीक है, अभी इस टॉपिक हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग चर्चा करेंगे मिंडल के ने क्या क्या नियम दिए, उसके बाद सप्रभाविता, संलग्नता और ब्लड रिलेशन किस प्रकार से स्थानांतरित होता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इस पर आज के इतना ही। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आपको नहीं आते हों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपके क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा, या तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो शेयर और सब्सक्राइब करें।